नमस्कार, मैं उमेश रामचंद्रन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वायुदाब पेटियां और वायुदाब पेटियों के बारे में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। हम लोग वायुमंडल पहले ही पढ़ चुके हैं और अब वायुदाब पेटियां हमको देखना है। वायुदाब पेटियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग आगे चलकर जो पौने हैं, खासकर स्थानीय पौने, प्रचलित पौने, सामयिक पौने, उन्हें देखेंगे और जो हमारे पूरे पृथ्वी पर जलवायु पाई जाती हैं, जलवायु पेटियां पाई जाती हैं, जलवायु के आधार पर जितने डिवीजन किए जाते हैं उनको हम देख पाएंगे। इसलिए वायुदाब पेटियां हम लोग आराम से एक एक करके बढ़िया से बेहतर ढंग से समझेंगे। जहां जो चीज आपको ना समझ में आएगी, आप एक बार उस चैप्टर पे जाके कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं सबका कमेंट बहुत विधिवत एक एक कमेंट देखता हूं। इसके बाद जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, मैं लास्ट जब करूंगा, पूरा समाप्त करूंगा, तो जहां जहां पर जिस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आपको हुई है उससे रिलेटेड हम आपके समाधान करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि मैं बहुत लेंदी नहीं चैप्टर को बनाऊं क्योंकि बहुत बोरियत हो जाएगा बहुत लंबा और बहुत चौड़ा चैप्टर बनाने पे। जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दिख रहे हैं या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जहां से प्रश्न बने हैं, उतना हमको काम करना है। जो सिलेबस में दिया गया है करने के लिए तो हम बहुत डीप जा सकते हैं क्योंकि टीजीटी पीजीटी हम लोग क्लास लेते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है उसकी कि हम बहुत ज़्यादा डीप जाएं और बहुत ज़्यादा उससे संबंधित हम आपसे बात करें। तो आइए हम लोग वायुदाब पेटियां को सीखें और देखें कि वायुदाब पेटियां, ये एयर प्रेशर बेल्ट क्या होता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो वायुदाब पेटियां हैं, इसको समझने के लिए सिंपल सा पहले आप आधार समझेंगे कि जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहां की हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती हैं और जहां पर हवाएं ठंडी होती हैं या जो भाग ठंडा होता है वहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती हैं। थोड़ा सा आप आधार पहले समझिए, मुख्य बिंदुओं को समझिए, इसके बाद हम बातों को बताएंगे, क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग देखें कि जहां पर हवाएं गर्म हो जाती हैं, मान लीजिए कि ये सब गर्म हवाएं हैं, गर्म भाग है, कोई भी गर्म स्थान है, इसे मैं लिख दे रहा हूं गर्म स्थान, इसे मैं लिख दे रहा हूं गर्म स्थान। अब आप लोग जानते हैं जहां पर गर्मी पड़ेगी, ये वहां की हवाएं, इसमें जो हवा रहती है, जो एयर होती है, जो हवा होगी, स्वाभाविक बात है कि गर्मी पड़ेगी तो उसमें जो नमी रहता है, जो उसमें आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, वो समाप्त होती है। तो हवाएं, स्थान गर्म होगा तो हवाएं क्या होंगी, हवाएं हो जाती हैं हल्की, हवाएं हो जाएंगी हल्की। जब हवाएं हल्की हो जाएंगी तो स्वाभाविक बात है ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। ये वायुमंडल में ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगी, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। तो स्वाभाविक बात है कि जहां गर्म स्थान होगा, हवाएं हल्की होंगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगी। वहां पर ये पूरा जो भाग है, यहाँ की हवा का दाब, जो वायु का दाब होगा, वायु का दाब होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ की हवाओं का तापमान, जो दाब है वो कम होगा या ज्यादा होगा, जहां पर गर्म स्थान होता है, हवाएं हल्की होती हैं, हल्की होकर जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो जो यहाँ का डेंसिटी है, जो यहाँ का घनत्व है, जो यहाँ का दाब है हवाओं का, वो कम होगा कि ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि जब हवाएं फैलेंगी, हवाएं दूर दूर होंगी, तो जो वायु दाब होता है, वायु प्रेशर हो जाता है, हो जाएगा कम। वायु प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा आप महसूस करें कि जब हम लोग कमरे में रहते हैं और उस कमरे में गर्मी के समय महसूस करें आपकी फैन चलता रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से जो हवाएं रहती हैं वो कमरे में कम हो जाती है, हवाओं का घनत्व कम हो जाता है, फैन चलता है फिर भी हमारे यहाँ हवाएं नहीं आती, हम महसूस नहीं कर पाते। वहीं ठंडी में हम लोग महसूस करते हैं, जब भाग स्थान ठंडा होता है, हवाएं भारी होती हैं, फैन धीरे धीरे भी चलता है, हवाएं हमारे पास तेजी के साथ आती हैं और हमें महसूस होता है कि हवाओं का झोंका ज्यादा लग रहा है। तो आपको सीधा समझना है कि जहां पर जो भाग गर्म रहेगा उन स्थानों की हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। जब हल्की होंगी तो ऊपर की ओर उठेंगी, जब ऊपर की ओर उठेंगी वहां का वायु दाब, जो एयर प्रेशर होता है, वो कम हो जाएगा। ये हम लोग गर्म स्थान में देख रहे हैं,
यही ठंडे स्थान पे अगर देखा जाए, ये तो गर्म स्थान हो गया, अगर ठंडे स्थानों पर देखा जाए तो ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर आप ठंडा स्थान की बात करें, जहां पर ठंडा स्थान होगा, तो ठंडे स्थानों पर इन हवाओं का देखा जाए, इन हवाओं का जो दाब होता है, एयर होता है, वो प्रभाव क्या पड़ेगा। ठंडे स्थानों पे जो वायुदाब होता है, वायुदाब बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप कहेंगे कि वायुदाब बढ़ जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब बढ़ेगा। यहां बिल्कुल आप क्लियर हो जाएं, क्लियर हो लें कि जहां पर ठंडी पड़ेगी या ठंडा स्थान होता है वहां पर वायुदाब बढ़ता है, जहां पर गर्मी पड़ती है वहां पर वायुदाब घटता है। ये आपको क्लियर करने हैं। लेकिन हमें देखना है कि ऐसा ही नहीं है बस कि पृथ्वी पर ठंडा कोई स्थान हो वहां पर, या गर्म कोई स्थान हो वहां पर ही ऐसी स्थितियां बनती है। ये स्थितियां पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी हो सकती है और बन सकती है। तो हम लोग आगे इसी में देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझने के लिए, तो इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग देखें कि जो वायुदाब पेटियां होती हैं वो क्या होंगे। जब पृथ्वी पर, पृथ्वी के कई स्थानों पर, कई भागों पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगे और कहीं ऐसे स्थानों पर ठंडा होकर हवाएं नीचे की तरफ बैठने लगे, तो इसे हम लोग वायुदाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, वायुदाब के नाम से। जब इसी प्रकार की, चाहे वो हवाएं नीचे बैठ रही हो चाहे हवाएं ऊपर बैठ रही हो, एक समान क्षेत्रों में इस प्रकार की पाई जाने वाले पेटियों को, बेल्ट को या आधार को हम लोग वायुदाब पेटियों के नाम से जानते हैं। तो यहां सिंपल हम लिख सकते हैं, जब किसी स्थान की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है या ठंडी होकर नीचे बैठती है, नीचे बैठती है, तो उस विशेष क्षेत्रों के विशेष क्षेत्रों में एक समान दाब वाले एक समान दाब वाले स्थानों को वायुदाब पेटियां कहते हैं। वायुदाब पेटियां कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुदाब पेटियां कहते हैं। सामान्यतः देखा जाए कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर बात किया जाए कि जो वायुदाब पेटियां हैं वो कितनी वायुदाब पेटियां होंगी, तो आप देखेंगे एक एक करके आप देखें, जो वायुदाब पेटियां हैं उन वायुदाब पेटियों को देखा जाए कि कितनी वायुदाब पेटियां होती हैं। तो हम लोग देखें कि जो वायुदाब पेटियां होती हैं वो सामान्यतः
पृथ्वी पर 4 वायुदाब पेटियां होंगी। कितनी होंगी? 4 होंगी। कितनी वायुदाब पेटियां होंगी? 4 होंगी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर 4 वायुदाब पेटियां होती है। पहले हम लोग एक एक वायुदाब पेटियों को समझे, इसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे। ये हम लोग ले लेते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन जाती है, इस बीचों बीच लाइन को आप लोग शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। आप अक्षांश देशांतर में इसे देख चुके हैं। इसी को ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है विषुवत या भूमध्य रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखें कि ऊपर आप लोग देखते हैं कि एक रेखा 23.5 अंश पे कर्क जाती है, नीचे जाती है मकर। लेकिन वायुदाब पेटियां पढ़ने के लिए हम लोगों को 23.5 पे नहीं, बल्कि आपको ध्यान देना 30 से लेकर 35 अंश अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 30 से लेकर 35 अंश अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो पेटियां आप पढ़ रहे हैं, ये पेटियां हैं 30 से 35, इधर कर लीजिए। ये दोनों 30 से 35 अंश हैं साउथ में, और ये भी 30 से लेकर 35 हैं ये नॉर्थ में। इसके बाद हम लोग देखें जो अगली पेटी होती है, उस अगली पेटी को देखा जाए तो 60 से लेकर 65 अंश अक्षांश के बीच में पाई जाएगी। दोनों गोलार्धों में आपको ध्यान देना है 60 से लेकर 65 अंश अक्षांशों के बीच में पाई जाएंगे। यहां फिर हम लोग लिख ले 60 से लेकर 65 के बीच में, ये साउथ हो जाएगी। ये 60 से लेकर 65 अंश अक्षांश हो जाएगी नॉर्थ वाले में। लास्ट वायुदाब पेटी हम लोग देखेंगे, ये आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। जो उत्तरी ध्रुव होता है ये 90 अंश नॉर्थ, ये 90 अंश नॉर्थ पोल होता है, और ये 90 अंश साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। और यहां से हम लोग देखें 85 से लेकर 90 अंश उत्तरी गोलार्ध में, 85 से लेकर 90 अंश तक दक्षिणी गोलार्ध में। 85 से लेकर 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में। इतनी वायुदाब पेटियां होती हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां होती हैं? तो हम लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से पृथ्वी पर 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। कौन कौन सी वायुदाब पेटियां होती हैं, इन्हें हम लोग देखें, समझें। बिल्कुल आसानी से यहां क्लियर होइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये जो होगा ये 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के बीच में होगा। अब एक एक करके आप समझते चलिए। देखिए, अब आप लोग देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पर कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो वायुदाब पेटियां कुल 7 पाई जाती हैं। 7 कौन कौन सी? ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, और ये हो गई 4। इसके बाद यहां भी 4 हो गई, इसको गिन सकते हैं 5 में, ये 6 हो गया, ये 7 हो गई। 7 वायुदाब पेटियां पाई जा रही है। लेकिन यहां हमको ध्यान देना है कि जो मुख्य रूप से वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, वो मुख्य रूप से वायुदाब पेटियां कौन कौन सी होती हैं? तो मुख्य रूप से जो वायुदाब पेटी होंगी, वो मुख्य रूप से वायुदाब पेटी होगी 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर और 4 नंबर। क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर की वायदाब पेटी है बीच वाली इतने भागों में है, जो 2 नंबर की वायदाब पेटी है वही 5 नंबर की वायदाब पेटी है, जो 6 नंबर की वायदाब पेटी है वही 3 नंबर की, और जो 4 नंबर की वायदाब पेटी है वही पेटी है 7 नंबर की। बस कहना आपको पड़ता है कि ये आपकी उत्तरी गोलार्ध की है, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध की। बाकी वही वायदाब पेटियां होंगी, जो वायदाब पेटी आप ऊपर देख रहे हैं वही नीचे देख रहे हैं। बस आपको इसमें नाम ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक एक नामों को हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं कौन कौन सी वायदाब पेटियां हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन सी वायदाब पेटियां हैं। तो 1 नंबर पे जो वायदाब पेटी होगी, इस नंबर को जो कहते हैं आप लोग 10 से लेकर 10 के बीच में, 10 से लेकर 10 अंश, 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के बीच में, इस वायदाब पेटी को कहा जाता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। पहली पेटी कौन सी मिली आप लोगों को? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जो दूसरी पेटी ये वाली होगी, इस दूसरी वाली पेटी को कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। जो तीसरी पेटी होती है, इस पेटी को कहा जाता है ये 90 अंश आप लोगों का नॉर्थ पोल था, ये 85 अंश था। चलिए हम लोग देखें कि जो तीसरी पेटी है, इस तीसरी पेटी को कहा जाता है शीतोष्ण, शीतोष्ण या उपध्रुवीय, शीतोष्ण या उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। जो लास्ट सबसे होगा, इस लास्ट वाले को कहा जाता है, यहां शीतोष्ण है तो सिंपल सी बात है, इसे शीत या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा, सब घबराइएगा नहीं आप लोग। कैसे प्रश्न बनते हैं मैं सब क्लियर करूंगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पहली पेटी आप लोग पढ़े या लिखे, वो पहली पेटी कौन सी आपको ध्यान देना है, वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हम लोग 1 नंबर पे देखें। दूसरे नंबर पे हम लोग देखें कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, जो किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो हम लोग पेटी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं शीतोष्ण या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये तीसरे क्रम पे। चौथे और लास्ट क्रम पे हम लोग देख रहे हैं शीत या उच्च वायुदाब पेटी, ये किस क्रम पे है? तो आप कहेंगे कि ये चौथे क्रम पे है। तो कितने क्रम आपको मिल गए? 1 2 3 4। सेम टू सेम आपको ध्यान देना है कि इस दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगा दक्षिणी गोलार्ध में, और 60 से लेकर 65 अंश को शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध का कहा जाएगा, और ध्रुवी जो देख रहे हैं कि ध्रुवी को कहा जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो पेटी है, ये लिखा गया है, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग तो निम्न वायुदाब पेटी लिखा गया है, ये निम्न लिखा गया है, और इसको देखेंगे तो उच्च लिखा गया है, इसको देखेंगे तो निम्न लिखा गया है, और इसको देखेंगे तो उच्च लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पेटी बीच वाली है,
ये निम्न है, ये उच्च है, ये निम्न है, फिर ये उच्च है। तो इस बात से तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये निम्न है। ये क्या है, तो इसे आप कहेंगे कि ये उच्च है। ये क्या है, तो इसे आप कहेंगे कि ये निम्न है। और ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा, तो ये आपकी उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगी। तो निम्न उच्च, यहां से भी निम्न उच्च आपको क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो निम्न वायुदाब पेटी है, ये पृथ्वी पर पूछा जाता है कि किसके गति के कारण ये निम्न वायुदाब, या किस कारण से ये निम्न वायुदाब पेटी यहां पर विकसित होती है। तो ये पृथ्वी पर जो ताप होता है, ताप जनित एक पेटी है। ये ताप जनित पेटी है क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप इंसोलेशन सर्वाधिक प्राप्त अगर कोई भाग करता है तो निम्न वायुदाब पेटी करता है। इसलिए इस भागों में देखा जाए कि यहाँ निम्न वायुदाब होगा क्योंकि तापमान यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तापमान अधिक हो रहा है, सूर्य का तापमान अधिक पाने की वजह से यहाँ पर हवाएं, अभी आप लोग देखें कि जब जहां पर तापमान अधिक होता है वहां की हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। जब ऊपर की ओर उठेंगी तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। और ये पृथ्वी के गति के कारण, पश्चिम से पूर्व जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के गति के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी पृथ्वी के गति के कारण निम्न वायुदाब होता है। और यहाँ पर ध्रुवों पर पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये ताप जनित पेटी हो जाएगी। तो इसे आप क्लियर करें, ताप जनित पेटी, गति जनित फिर ताप जनित, दो गति हो गई और दो ऊपर नीचे की ताप हो गई। यहाँ पर तापमान कम होने की वजह से उच्च वायुदाब होता है, यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से उच्च होता है। यहाँ पर पृथ्वी की गति के कारण हवाएं नीचे बैठती है और यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो कितनी वायुदाब पेटियां हो गई हमारे पृथ्वी पर, मुख्य रूप से 4, कुल 7 वायुदाब पेटियां हो गई। अब आपको देखना है कि जो पवन होते हैं, हवाएं होते हैं, वो किसे पवन या हवा कहते हैं। तो पवन या हवा किसे कहते हैं कि जार में हवा भरी होती तो आप उसे पवन नहीं कहते। जब वो गतिशील गति प्राप्त करता है तब उसे आप पवन कहते हैं, वैसे आप हवा बोलते हैं। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, पवन। तो उच्च वायुदाब ये है, निम्न वायुदाब ये है, इसका मतलब इधर से ऐसे चलने वाली हवाओं को ही क्या कहेंगे, पवन के नाम से जाना जाएगा। ये हवाएं इस तरह से चल रही हैं, ऐसे हवाएं चल रही हैं। जब यहां से इधर की तरफ हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो जो पृथ्वी पर स्थितियां होती हैं वो स्थितियां होंगी कि दोनों हवाएं आमने सामने आके, इधर वाले और इधर दोनों भागों से हवाएं आकर आपस में टकरा जाती हैं। जब आपस में टकराती हैं तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। जो 5 अंश बीच वाला भाग होता है वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल नहीं हिलते हैं। जब बिल्कुल नहीं हिलेंगे तो इन भागों को कह दिया जाता है शांत मेखला। शांत मेखला, या इसी को कह दिया जाता है डोल ड्रम। क्या कहा जाता है, डोल ड्रम। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांत मेखला या डोल ड्रम किन अक्षांशों के बीच स्थित हैं या कहां पर पाए जाते हैं, तो मिडिल वाले भागों में, बीच वाले भागों में। जब शांत मेखला या डोल ड्रम हो जाता है, ऊपर की तरफ हवाएं जाती हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान हवाएं, जब वायुमंडल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षोभ मंडल में हवाएं जाती है तो हर 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर घटेगा तो स्वाभाविक बात है कि उस दरमियान हवाएं ठंडी होंगी और हवाएं ठंडी होकर बादल का रूप पकड़ के वर्षा करेंगी। जब वर्षा करेंगी इन क्षेत्रों में, तो इन्हीं क्षेत्रों में संवहनी वर्षा होती है। वर्षा आगे हम लोग देखेंगे तो वहां क्लियर करेंगे। इन्हीं शांत मेखला या डोल ड्रम या निम्न वायुदाब जो पेटियां हैं, इन्हीं भागों में ही कौन सी वर्षा होती है, तो आप कहेंगे संवहनीय वर्षा होती है, जिससे हम लोग इंग्लिश में कन्वेंशनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। तो संवहनी वर्षा इन्हीं भागों में होती है और इन्हीं भागों में ज्यादा वर्षा होने के वजह से हम लोग देखें इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए विषुवत रेखी या निम्न वायुदाब पेटी को सर्वाधिक जैव विविधता रखने वाला
वायदा पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक पृथ्वी के स्थल खंडों पे देखा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं भागों में पाया जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी इन्हीं भागों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस जलवायु पेटी से हम लोग इस वायदा पेटी पे देखें तो 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण तक विस्तार होता है। 5 अंश पे शांत मेखला या डोलड्रम बनता है, जिसमें संवहनी वर्षा इन पूरे भागों में विषुवत रेखी निम्न वायदा पेटियों में होते हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और इन्हीं भागों में सदाबहार वन भी विकसित होंगे। क्या विकसित होंगे? सदाबहार वन विकसित होंगे। इससे ऊपर हम लोग चले तो जो उच्च वायदा पेटी है, जिसे हम लोग उपोष्ण उच्च वायदा पेटी कहते हैं, इन भागों में हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। जब इन भागों में हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं तो इन भागों में देखा जाए कि जब प्राचीन समयों में व्यापार किया जाता था तो घोड़े का व्यापार किया जाता था, और इन भागों में पहुंचने के बाद उनकी जो पानी की जहाज होती थी वो नीचे की तरफ डूबने लगती थी, और जब नीचे की तरफ डूबती थी तो उन लोगों को लगता था कि यहाँ पर कुछ जीव मांगा जा रहा है, और घोड़ों को पानी में कुदाना शुरू कर देते थे। इसलिए इस अक्षांश का नाम ही ये लोग रख दिए अश्व अक्षांश, हार्स लेटिट्यूड। अश्व अक्षांश इसका नाम ही अश्वक्षांश इसका नाम ही रख दिए इस भाग को। तो आपसे पूछा जाता है कि अश्वक्षांश कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 30 से लेकर 35 अंश उत्तरी और सेम टू सेम 30 से लेकर 35 अंश दक्षिणी दोनों अक्षांशों में अश्व अक्षांश विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहां भी आप लिख सकते हैं अश्व, क्या बात है भाई, अश्व अक्षांश कहा जाता है, हार्स लेटिट्यूड। यहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। इससे ऊपर हम लोग चलेंगे तो आपको शीतोष्ण उपध्रुवीय पेटियां मिलेंगी। इससे नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ भी फिर ध्रुवीय पेटियां मिलेंगी। इसके बाद हम लोग देखें कि कुछ टॉपिक में आप लोग क्लियर कर लें कि नोट में वायदा मापने की इकाई जो है वो मिलीबार तथा पास्कल में है। वायुदाब किस में मापा जाता है? तो आप कहेंगे कि वायुदाब मापने की जो इकाई है वो मिलीबार है और पास्कल है। इसके बाद समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार या किलो पास्कल होता है। तीसरी पॉइंट आप लोग देखिएगा, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखाएं या आइसोबार के नाम से जाना जाता है। अगली पॉइंट में आपको ध्यान ये देना है कि बैरोमीटर जिससे हम लोग वायुदाब मापते हैं, तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका संकेत करता है? तो आप कहेंगे कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत करेगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या संकेत करता है? तो वर्षा की स्थिति का द्योतक है, वर्षा होगा। बैरोमीटर का पठन पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा तो वर्षा होगा। तीसरी और लास्ट पॉइंट है कि बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना, अगर लगातार बढ़ रहा है तो क्या होगा? तो आप देखेंगे प्रति चक्रवात या साफ मौसम होगा। किसमें? बैरोमीटर के पठन का लगातार अगर बढ़ेगा तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद। ओके।